बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इनकम कैलकुलेट करनी है और हमने फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट किया इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 का। उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टैक्सेबल होता है। मतलब आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे कह लें कि हमने बात की थी कि बी सी डॉक इज इक्वल टू टैक्सेबल। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इन सब को हम क्या करते हैं, टैक्सेबल। ये कुछ बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई, जिसको मैंने सम अप कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि अगर कंपनी की तरफ से हमें अकोमोडेशन की, रिहाइश की सहूलत मिले तो उस पर कैसे टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, और कंपनी की तरफ से हमें गाड़ी मिले, कन्वेंस फैसिलिटी मिले, बाइक मिले तो उस पर कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होगी, कितनी इनकम। टैक्स की कैलकुलेशन से मेरी मुराद ये नहीं कि कितना टैक्स हमने पे करना, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन से मेरी मुराद है कि कितनी इनकम को हम टैक्सेबल करेंगे उस सहूलत के बदले में। वो सहूलत आपकी इनकम कहलाएगी और उस इनकम पे फिर हम टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगेगा कैसे, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं जी अकोमोडेशन। लेकिन अकोमोडेशन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट का बताना ज़रूरी है, ज़रा वो समझ लीजिएगा। जब हम किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट करें, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कंपनी हमें बताती है जी हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, हमारा एनुअल इंक्रीमेंट क्या होगा, एक साल के बाद हमारी सैलरी जो बढ़ेगी उसको एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं, हमारी मैक्सिमम सैलरी क्या होगी। तो इसको हम बोलते हैं, लेट्स सपोज इसको हम बोलते हैं जी पे स्केल। आपने कंपनी में जॉब स्टार्ट की, कंपनी ने कहा जी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 20,000, साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी 2,000। ये फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हुए जब सैलरी मिलेगी तो वो आपको मिलेगी 40,000। इस तरह आपने अक्सर देखा होगा गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उनकी एड में इस तरह पे स्केल मेंशन होता है। तो इस तरह की 3 अमाउंट्स आपको टैक्स में भी नजर आ सकती हैं। इसमें जो ये फर्स्ट अमाउंट है इसे हम बोलते हैं इनिशियल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। सेकेंड अमाउंट है जी एनुअल इंक्रीमेंट, सालाना इजाफा, इंक्रीमेंट कहते हैं इजाफा को। और उसके बाद है जी मैक्सिमम सैलरी। इस तरह अगर आपको न्यूमेरिकल में 3 अमाउंट्स दी हों, इसमें जो फर्स्ट अमाउंट होगी इनिशियल सैलरी वाली, इसको हम MTS भी बोलते हैं। MTS मीन मिनिमम टाइम स्केल। इनिशियल सैलरी को MTS बोलेंगे। MTS मीन्स मिनिमम टाइम स्केल। आपकी पहली सैलरी को हमने MTS कहना थी। फर्स्ट सैलरी विच यू रिसीव फ्रॉम योर कंपनी इज कॉल्ड MTS। लेकिन चूंकि पर मंथ है और हम कैलकुलेशन करते हैं साल के बाद इनकम टैक्स की, तो फिर हम इसको करेंगे 20,000 इंटू 12, और ये हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। तो व्हाट इज पे स्केल? इस तरह की 3 अमाउंट्स को पे स्केल बोलेंगे। इसमें फर्स्ट अमाउंट इनिशियल सैलरी है, सेकंड अमाउंट एनुअल इंक्रीमेंट है जो साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ी, और थर्ड अमाउंट है मैक्सिमम सैलरी। इनिशियल सैलरी को हम बोलेंगे MTS, मिनिमम टाइम स्केल। ये वो पहली सैलरी है जो आप कंपनी से रिसीव करते हैं। क्योंकि ये पर मंथ है और हमें डाटा चाहिए एनुअल में, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2,40,000। ये एक ज़िमनी टॉपिक था, इसने आगे यूज होना है, तो मैंने पहले इसको बता दिया ताकि जब हम मेन टॉपिक करें तो फिर हमारी टेंशन डाइवर्ट ना हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। कंपनी की तरफ से अगर अकोमोडेशन की ऑप्शन आपको मिले कि कंपनी कहे जी हम आपको या तो रहने के लिए किराया दे देते हैं, या हम आपको कोई घर या फ्लैट कंपनी के पास मौजूद है, हम आपको घर या फ्लैट दे देते हैं, तो मतलब 2 बातें हो गई। या तो कंपनी आपको कैश देगी या कंपनी आपको फैसिलिटी दे देगी। फर्ज करें कंपनी आपको कैश देती है कि जी ये कैश ले लें, कोई घर देखे रेंट पे और उसमें रह लें, किराया कंपनी पे कर देती है आपको उसका। तो कंपनी आपको कैश दे रही है तो उसको बोलेंगे अकोमोडेशन
अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस। और अलाउंस आ गया, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मेडिकल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के अलावा बाकी तमाम अलाउंसेस को आपने क्या कर देना है, टैक्सेबल कर देना। ये टिप है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे टैक्सेबल कर देंगे। और टैक्सेबल कहाँ लिखा जाता है, आउटर कॉलम में। लेट्स सपोज 1 लाख, तो आप इस 1 लाख को क्या करोगे, टैक्सेबल कर दोगे। ये पहली ऑप्शन थी कि कंपनी ने कहा जी हम आपको कैश दे देते हैं, हम आपको हाउस रेंट के लिए अलाउंस दे देते हैं, तो हम उसे अलाउंस को टैक्सेबल कर देंगे। सेकंड ऑप्शन है, कंपनी कहते नहीं जी हमारे पास फ्लैट है, घर है, तो हम आपको पैसे देने की बजाय, कैश देने की बजाय हम आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी देंगे। नाउ इट मे बी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। अकोमोडेशन फैसिलिटी फर्निश्ड भी हो सकती है और अनफर्निश्ड भी हो सकती है। फर्निश्ड का मतलब है कि पंखे, ट्यूबलाइट, एसी, फर्नीचर, कुकिंग का सामान, मतलब घर की जो बुनियादी सारी चीजें हैं वो मौजूद हैं। और अनफर्निश्ड का मतलब है कि खाली घर है, ये सामान वगैरह आप खुद लाएंगे। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कि कंपनी प्रोवाइड रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन या कंपनी प्रोवाइड रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। रेंट फ्री से मुराद है कंपनी आपसे रेंट तो नहीं चार्ज कर रही, ऑब्वियसली उसी कोई ना कोई रेंटल वैल्यू होगी। जो कंपनी आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रही है उसकी कोई ना कोई रेंटल वैल्यू होगी। लेट्स सपोज उसकी जो एनुअल रेंटल वैल्यू है वो है 1 लाख, लेकिन कंपनी आपसे 1 लाख चार्ज तो नहीं कर रही, तो स्टेटमेंट क्या होगी, कंपनी प्रोवाइड रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, कंपनी प्रोवाइड रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कंपनी प्रोवाइड रेंट फ्री लेट्स सपोज फर्निश्ड अकोमोडेशन, या अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, हाउस इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी। इस हमें आइडिया हो गया कि कंपनी पैसे नहीं दे रही है, आपको घर दे रही है। अब ये रेंट फ्री है, रेंट फ्री का मतलब रिपीट कर दूं, कंपनी आपसे रेंट नहीं ले रही, लेकिन उसकी कोई ना कोई रेंटल वैल्यू तो होगी कि अगर कंपनी किसी थर्ड पर्सन को रेंट पे दे, तो हमने सपोज किया, फर्ज करे कंपनी थर्ड पर्सन को रेंट पे दे, तो मे बी वो 1 लाख चार्ज करे। अगर आपको क्वेश्चन में रेंटल वैल्यू दी हो फैसिलिटी के साथ, याद रखिएगा मैं फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, अगर आपको फैसिलिटी के साथ, अकोमोडेशन फैसिलिटी के साथ रेंटल वैल्यू दी हो तो आप उसे लिख लें यहां पे। क्लियर? इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक ट्रीटमेंट करना है। उस ट्रीटमेंट की लॉजिक क्या है, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट गिवन है कि कंपनी आपको घर दे रही है। जब कैश मिलेगा तो हाउस रेंट अलाउंस या अकोमोडेशन अलाउंस टैक्सेबल, ये याद कर लिया। उसके बाद याद करें जब कंपनी घर देगी तो हमेशा 45% ऑफ MTS विल बी टैक्सेबल। मैंने इसलिए पहले ही आपको MTS समझा दिया, अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। जो भी आपको MTS गिवन होगा क्वेश्चन में वो पर मंथ है, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप यहां पे उसको पुट कर देंगे। लेट्स सपोज हमारे एग्जांपल में 45% ऑफ MTS इज 2,40,000, आपके पास आंसर आएगा 1,08,000। अब देखिए 2 अमाउंट्स आ गई आपके पास। एक क्वेश्चन में कंपनी ने आपको कहा हम इंप्लॉय को घर दे रहे हैं, है वो रेंट फ्री, लेकिन इसकी वैल्यू रेंटल 1 लाख है, मतलब हम किसी थर्ड पर्सन को देते उससे 1 लाख लेते हैं। और चूंकि घर मिल रहा है तो घर मिलने का ट्रीटमेंट क्या होता है, 45% ऑफ MTS। आपने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1,08,000। अब आपने इन दोनों को कंपेयर कर लेना है, विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। अब हमारी एग्जांपल में 1,08,000 हायर है तो हम 1,08,000 को टैक्सेबल कर देंगे। रिपीट करता हूं, अगर कंपनी आपको अलाउंस देगी तो टैक्सेबल, अगर कंपनी आपको फैसिलिटी देगी तो 45% ऑफ MTS विल बी टैक्सेबल। लेकिन फैसिलिटी के साथ अगर आपको बताया हो कि
कंपनी जो घर दे रही है उसकी रेंटल वैल्यू इतनी है, तो उस रेंटल वैल्यू को 45% वाले आंसर से कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा उसको टैक्सेबल करेंगे। अच्छा, फर्ज करें क्वेश्चन में रेंटल वैल्यू गिवन ही नहीं है आपको, अब तो आंसर आपके पास एक ही आया ना। क्वेश्चन में रेंटल वैल्यू नहीं है तो आंसर तो आपके पास एक ही है, तो फिर उसी आंसर को आप टैक्सेबल कर देंगे, कंपैरिजन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर रेंटल वैल्यू दी हुई है तो फिर आप 45% वाले आंसर को कंपेयर करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं जब कंपनी आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी दे। अगर क्वेश्चन में एमटीएस गिवन ना हो, बाज़ ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन एमटीएस नहीं गिवन, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप 45% लोगे बेसिक सैलरी का, और ऑब्वियसली आप जॉब करें तो आपकी कोई ना कोई बेसिक सैलरी तो होगी। और अगर वो कह दी कंपनी ने किसी छोटे शहर में घर दिया है, स्मॉल सिटी, कंपनी प्रोवाइड अकोमोडेशन इन द एरिया अदर देन बिग सिटी, अदर देन बिग सिटी या स्मॉल सिटी या मुफस्सल एरिया, इन तीनों का मतलब है स्मॉल सिटी, तो फिर हम 45% की बजाय चार्ज करेंगे 30%। जी मैं अकोमोडेशन को रिपीट करता हूं, फिर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि कन्वेंस है। देखिए आप ऐसे इसको याद करेंगे कि अलाउंस टैक्सेबल, फैसिलिटी 45% ऑफ एमटीएस टैक्सेबल, फैसिलिटी के साथ रेंटल वैल्यू गिवन हो तो कंपैरिजन विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल, एमटीएस ना हो तो बेसिक सैलरी, स्मॉल सिटी हो तो 30%। 5 बातें ही आपने 5 बातें याद कर लेनी है। रिपीट करता हूं अगेन, अलाउंस टैक्सेबल नंबर 1, नंबर 2 फैसिलिटी 45% ऑफ एमटीएस विल बी टैक्सेबल, नंबर 3 अगर फैसिलिटी के साथ रेंटल वैल्यू दी हो तो कंपैरिजन विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल, नंबर 4 एमटीएस ना हो तो बेसिक सैलरी का 45%, एंड नंबर 5 अगर आपको किसी स्मॉल सिटी में, किसी मुफस्सल एरिया में अदर देन बिग सिटी में अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल रही है तो 45% की बजाय 30% लेंगे। हमने एरियाज नहीं याद करने कि कौन सा स्मॉल सिटी में आता है और कौन सा बिग सिटी में। अगर आपको मेंशन है स्मॉल सिटी तो 30% ले लें, अदरवाइज आपने 45% ही चार्ज करना है। ओके जी, आपने कंपनी में जॉब स्टार्ट की, आपको बेसिक सैलरी मिल गई, आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल गई। नाउ नेक्स्ट वन इज कन्वेंस। अगर कंपनी आपको कन्वेंस फैसिलिटी दे, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, वो गाड़ी की सूरत में हो, बाइक की सूरत में हो, तो अब उस पर हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। लेकिन इस पर अगेन इसमें भी अकोमोडेशन की तरह 2 बातें हैं, या तो कंपनी आपको आने जाने का किराया दे देगी या कंपनी आपको गाड़ी बाइक ले देगी। तो स्टार्ट करते हैं कन्वेंस को। अगर कंपनी आपको आने जाने का किराया दे तो ये है जी कन्वेंस अलाउंस। अलाउंस आ गया, क्या करें टैक्सेबल। फर्ज करें आपको 1 लाख मिला तो आउटर कॉलम में लिखने का मतलब क्या है, हमने इसे क्या कर दिया टैक्सेबल। नो सेकंड वन इज कंपनी अगर आपको कन्वेंस फैसिलिटी दे रही है, अगर आपको कन्वेंस फैसिलिटी मिल रही है तो इसमें 3 केसेस याद कर लें। नंबर 1, आपको कन्वेंस मिल रही है फॉर योर पर्सनल यूज। नंबर 3, आपको कन्वेंस मिल रही है फॉर योर बिजनेस यूज। एंड नंबर 2, आपको दोनों यूजेस के लिए कंपनी मोटर व्हीकल की फैसिलिटी दे रही है, पर्सनल एज वेल एज बिजनेस यूज। तो अब इन तीनों सिचुएशंस को हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनल यूज के लिए अगर कन्वेंस मिलेगी तो क्या टैक्स का ट्रीटमेंट होगा, बिजनेस यूज के लिए कन्वेंस मिलेगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और पर्सनल प्लस बिजनेस के लिए होगी तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। यहां पे पेपर के पॉइंट से एक टिप याद रखिएगा, जो चीज पर्सनल यूज के लिए होती है
उसे टैक्सेबल कर दें, और जो चीज ऑफिशियल या बिजनेस यूज के लिए होती है उसे एग्जेम्प्ट कर दें। क्योंकि पर्सनल यूज का मतलब हम बेनिफिट ले रहे हैं, तो हम टैक्स पे करेंगे, तो वो चीज हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। ऑफिशियल यूज का मतलब है कि ये हम कंपनी के काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जात को इसका कोई फायदा नहीं, तो हम उस पर टैक्स भी नहीं लगाएंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे। बहरहाल इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन आपको गिवन होगी, और इसके साथ आपको क्वेश्चन में दो चीजें और गिवन होगी। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ व्हीकल या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल, दोनों में से कोई एक चीज आपको क्वेश्चन में जरूर गिवन होगी। कॉस्ट इस सूरत में गिवन होगी, अगर आपको कॉस्ट गिवन है तो इस समय पता चल जाएगा कि कंपनी इसे परचेज करके हमें दे रही है, और अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब है कंपनी ने इसे लीज पे लेके हमें प्रोवाइड किया। बहरहाल दोनों में से एक चीज आपको चाहिए, या कॉस्ट गिवन हो मींस कंपनी परचेज करके दे रही है, फेयर मार्केट वैल्यू की सूरत में जब कंपनी लीज पे ले। हमने लीज वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, क्वेश्चन में लीज वैल्यू दी हुई है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन किसकी बेस पे करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पे। तो अब तक जितनी मैंने बातें की ये सब कुछ आपको गिवन होगा, मतलब तीनों में से कोई एक यूज आपको गिवन होगा और दोनों में से कोई एक अमाउंट आपको गिवन होगी। अब करना क्या है, सपोज करते हैं आपको कॉस्ट गिवन है और ये 10 लाख है। मैं तीनों में लिख लेता हूं क्योंकि हमने तीनों की एग्जांपल को समझना है। अब आपको जितनी बातें मैंने लिख दी सब कुछ गिवन है, मतलब कंपनी प्रोवाइड कन्वेंस फैसिलिटी फॉर पर्सनल यूज, कंपनी प्रोवाइड कन्वेंस फैसिलिटी फॉर बिजनेस यूज, मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज। अब आपने करना क्या, अगर आपको क्वेश्चन में बताया हो कि कंपनी आपको कन्वेंस फैसिलिटी दे रही है पर्सनल यूज के लिए, तो गाड़ी की कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी गिवन है आपको उसका 10% विल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल से मुराद है इस पे टैक्स लगेगा, ये टैक्स नहीं है, इस पे टैक्स लगेगा। अब 10 लाख का 10% लेंगे तो 1 लाख। अगर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस यूज हो तो गाड़ी की कॉस्ट या मार्केट वैल्यू का 5% विल बी टैक्सेबल, 50,000 आ जाएगा। और अगर सिर्फ बिजनेस यूज हो तो मैंने आपको भी बता दिया कि ऑफिशियल या बिजनेस यूज हो तो आप इसे क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट, क्योंकि इसमें हमारी जात को कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, एक और चीज का ख्याल रखिएगा, पर्सनल की बजाय वो प्राइवेट यूज भी कह सकता है, बिजनेस की बजाय वो ऑफिशियल यूज भी कह सकता है, और पर्सनल प्लस बिजनेस को वो के साथ वो पार्शली का लफ्ज यूज कर सकता है या पार्टली का लफ्ज यूज कर सकता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों यूज है। तो टोटल मैंने 4 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए, रिपीट करते हैं इन 4 पॉइंट्स को। अगर कन्वेंस अलाउंस मिले तो टैक्सेबल, अगर पर्सनल यूज के लिए गाड़ी मिले तो गाड़ी की कीमत या मार्केट वैल्यू का 10% विल बी टैक्सेबल, अगर पर्सनल प्लस बिजनेस यूज हो तो गाड़ी की कीमत या मार्केट वैल्यू का 5% विल बी टैक्सेबल, और अगर सिर्फ बिजनेस यूज हो तो अब हमारा फायदा नहीं है, हम इसको अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये ऑफिशियल यूज हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। इसके अलावा कन्वेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, हम क्वेश्चन में उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको उसने कहा जी गाड़ी की डेप्रिसिएशन है, नो ट्रीटमेंट। हम इन 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा हमने किसी का ट्रीटमेंट नहीं करना। एग्जाम्पल को तो मैं बता रहा हूं कि पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको इन 4 के अलावा कोई और बात पूछ सकता है, जैसे डेप्रिसिएशन गाड़ी की, नो ट्रीटमेंट, गाड़ी के एक्सपेंसेस, नो ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया लीज वैल्यू गिवन हो, नो ट्रीटमेंट, या ये भी वो कह सकता है कन्वेंस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, गाड़ी एम्प्लॉय की अपनी है। तो भाई जब गाड़ी एम्प्लॉय की अपनी है
कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही, हम तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कंपनी हमें सहूलियात दे रही है, उसको कैसे हमने कैलकुलेट करना है। तो अब तो कंपनी नहीं हमें प्रोवाइड करी, तो हम इसको कैलकुलेट भी यहाँ पे नहीं करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है, मे बी वो कंफ्यूज करे आपको, तो इन पॉइंट्स का हमने ट्रीटमेंट नहीं करना। रिपीट करता हूँ, कन्वेंस अलाउंस टैक्सेबल, पर्सनल यूज के लिए कन्वेंस मिले तो कन्वेंस की मोटर व्हीकल की कॉस्ट या मार्केट वैल्यू का 10% विल बी टैक्सेबल। पर्सनल एंड बिजनेस यूज हो तो 5% विल बी टैक्सेबल। सिर्फ बिजनेस यूज हो तो इसको एग्जाम करेंगे। आई होप आप लोग इस प्रैक्टिकल लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और इन्हीं की बेस पे आप किसी भी शख्स की टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। हम ये कोई वैसे बात नहीं कर रहे कि जनाब ये कैलकुलेट कर दिया और प्रैक्टिकल इसका कोई लिंक नहीं है। ये सारे काम प्रैक्टिकली ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। कि प्रॉब्लम है तो आप, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।